स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे काम करता है इंटरनली, ये आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं। इंटरव्यूअर्स का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है ये, और कई बार हम आंसर नहीं कर पाते क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पता। तो डोंट वरी, आज एकदम परफेक्ट वीडियो पे आए हो। आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनली कैसे काम करता है। मैंने ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को समझा रखा है बहुत ही डीप में जाके, और जब अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना मेरे से कि कैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी काम करता है, तो उसके बाद भूलने वाले नहीं हो, बिकॉज हम लेयर बाय लेयर अंदर जा रहे होंगे। मतलब पहले ऊपर से देख रहे होंगे, उसके बाद जूम इन करेंगे, थोड़ा और अंदर जाएंगे, उसके बाद और जूम इन करेंगे और कोड के अंदर समझेंगे। उसके बाद हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को स्प्रिंग सिक्योरिटी समझ में ना आए, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस एक बार ये वीडियो देखो, आपको पूरा का पूरा स्प्रिंग सिक्योरिटी समझ में आ जाने वाला है। कोई भी डाउट कहीं भी कैसा भी बचने वाला नहीं है इसके बाद। ठीक है, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है स्प्रिंग बूट की, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है ये ऑथेंटिकेशन के लिए। बिकॉज ये सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि बस लॉग इन करा दिया या गूगल लॉग इन करा दिया, ये सिर्फ ये फंक्शनलिटी नहीं देती, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। स्प्रिंग सिक्योरिटी इज एक्चुअली वेरी वर्सेटाइल। इसके अंदर आप लोग यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट आपको एक लॉगिन फॉर्म ला के देता है कि अगर आपको अपने यूज़र्स को यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट कराना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोल्यूशन मिलता है। आपको JWT इंप्लीमेंट कराना है तो आप खुद की इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हो। इसका मतलब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो विद योर ओन इंप्लीमेंटेशन। आप इसमें और ज़्यादा फिल्टर चेन के अंदर अपने खुद के कस्टम फिल्टर डाल सकते हो। आप चाहो तो खुद के प्रोवाइडर्स भी इसके अंदर बना सकते हो। अगर ये चीज़ें ऊपर से जा रही हैं अभी, तो टेंशन मत लो, ये पूरा पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को OAuth 2 का सपोर्ट मिलता है। जैसे कि आप लोग जो OAuth 2 प्रोवाइडर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, गिटहब हो गया, आपका लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट OAuth 2 प्रोवाइडर्स हैं। इनके थ्रू आपको अगर इंटीग्रेट करना है तो आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो, और इन थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन सर्वर के थ्रू आप लोग अपने यूजर्स को ऑथेंटिकेट करा सकते हो। आप लोग सोशल लॉगिन करा सकते हो, वो तो हो ही गया। LDAP ऑथेंटिकेशन होता है जो कि इंटरप्राइजेस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, तो इसके थ्रू भी आप लोग ऑथेंटिकेट करा सकते हो। रिमेंबर मी ऑथेंटिकेशन होता है जिसके अंदर आप लोग सेशन एफिनिटी को स्टोर कर सकते हो। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आप इसके अंदर कर सकते हो। आप लोग बता सकते हो कि हमारे पास कितने यूजर्स हैं, उन यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में डिवाइड कर दिया, और ग्रैन्युलर लेवल पे लेके जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ परमिशन। कैसे काम करता है ये हम पूरा पूरा समझ रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन लाइक SPEL, राइट, और स्पेल। कंकरेंट सेशन कंट्रोल आप इसके अंदर कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि कितने लॉगिन सेशन एक बार में यूजर्स के लगे हुए हैं। ये सारा का सारा सपोर्ट इसके अंदर मिलता है। कुछ तो राइट आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और कुछ आप लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हो विद योर ओन इंप्लीमेंटेशन, राइट। आप इसके अंदर सेशन टाइम आउट और इनवैलिडेशन बता सकते हो। बिल्ट इन CSRF टोकन इसके अंदर आपको मिलता है, जिसकी हेल्प से आप लोग CSRF अटैक से डायरेक्टली बच सकते हो। एक बहुत खतरनाक अटैक होता है ये, जो कि अगर ठीक से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया हुआ है तो आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी वल्नरेबल बनेगा। तो उसका तोड़ अपने आप ही इसमें दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग आप लोग कैसे कर सकते हो, इसके अलावा क्लिक जैकिंग की प्रोटेक्शन, इसके अलावा कस्टम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर आप ऐड कर सकते हो, कस्टम फिल्टर एंड फिल्टर चेन ऐड आप लोग ऐड कर सकते हो, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें इसको सपोर्ट करनी पड़ती हैं, और क्योंकि इसको बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट करनी होती हैं, इसी वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। अगर हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाके पढ़ने का सोचते हैं तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लगते हैं, क्योंकि आप देखिए हो इसको ये सब सपोर्ट करना है, राइट। तो डोंट वरी, पूरा का पूरा अच्छे समझने वाले हैं। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये पूरा का पूरा क्लियर होने वाले हैं हमारे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको समझना है ना अगर, तो हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट पहले से नहीं है तो डोंट वरी, हमें start.spring.io में जाके अपना एक पहला प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पर हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है स्प्रिंग सिक्योरिटी रिलेटेड, विच इज़ कॉल्ड स्प्रिंग सिक्योरिटी। ठीक है, security, which is this Spring Security dependency, which will give us a highly customizable authentication and access control framework for Spring application। इसकी हेल्प से आप लोग हाईली कस्टमाइजेबल ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना सकते हो, और साथ में एक्सेस कंट्रोल फ्रेमवर्क बना सकते हो। तो ये दोनों ही चीज़ें हम समझने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। नॉर्मल डिपेंडेंसी फॉर एग्जांपल लॉम्बॉक हो गई, JPA हो गई, PostgreSQL ड्राइवर डिपेंडेंसी हो गई, और साथ में एक वेब डिपेंडेंसी हमें चाहिए होगी, बिकॉज हमें APIs भी बनानी है। ठीक है, ये सारी डिपेंडेंसी हमें लेनी है। आप अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हो, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो और एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं हमारा एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है विच इज़ दिस वन, विच इज़ अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैं यूज़ करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी आप देखो काफ़ी सारी APIs बनी हुई है। ठीक है, मैंने कुछ APIs बना दी हैं, और इसका पूरा का पूरा कोड आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पर गिटहब के थ्रू जाके आप इस कोड का पुल ले सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ APIs हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट की कुछ API हो गई, कुछ एडमिन की API हो गई, कुछ डॉक्टर की APIs हो गई, राइट, कुछ हॉस्पिटल की पब्लिक APIs हो गई। तो ये मैंने कुछ APIs यहाँ पर बना दी हैं। अभी फ़िलहाल इसके अंदर हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी ऐड नहीं किया है।
तो अभी फिलहाल अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर जाओगे और इन एपीआईज को हिट करने का ट्राई करोगे तो आप कर पाओगे बड़े ही ईजिली। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये एपीआई हिट करनी है विच इज़ /public/doctors, तो ये हम ईजिली कर सकते हैं फिलहाल। ये एक पब्लिक एपीआई भी है तो इसका मतलब इसे कोई भी हिट कर सकता है, नॉर्मल अनऑथेंटिकेटेड यूज़र भी इसे हिट कर सकता है और ये देख सकता है कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्टर्स हैं। बट इसके अलावा मैंने और भी एपीआईज बनाई है। फॉर एग्जांपल आप चाहो तो सारे सारे पेशेंट्स देख सकते हो। तो हमें पता है एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अगर हर कोई सारे पेशेंट देख पाएगा तो ये तो एक अच्छा सिस्टम हम नहीं बना पा रहे, राइट। बट अभी फ़िलहाल हम ये सब कर सकते हैं, admin/patients, और यहाँ पर देखो हमारे सारे पेशेंट्स हमें दिख रहे हैं हमारे सिस्टम में कौन कौन से पेशेंट्स हैं। लेकिन अब हम देखें कैसे हम लोग इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और फिर हम बाद में देखें कैसे हम लोग ऑथराइज भी कर सकते हैं सो दैट ओनली एडमिन्स कैन परफॉर्म सर्टन टास्क एंड देन ओनली ऑथराइज्ड पीपल कैन डू देयर ओन ऑपरेशंस। तो ये सब हम देख रहे होंगे धीरे धीरे करके। बट सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी की, राइट। सिक्योरिटी के लिए हमें करना क्या होगा, हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट के अंदर एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी विच इज़ दिस वन, स्प्रिंग सिक्योरिटी। ये बाकी चारों डिपेंडेंसी तो ऑलरेडी डली हुई हैं, हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो ये आपको मिलेगी यहाँ पर, एक्सप्लोर पे क्लिक करो और यहाँ से आप लोग ये डिपेंडेंसी लेके आ जाओ, ठीक है। स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी डिपेंडेंसी, ये हमें ऐड करनी है अपने pom.xml के अंदर। और ये वाला कोड यहाँ तक फिलहाल इस कमिट तक आप लोगों को एक्सेसिबल होगा। आपको करना क्या है, ये प्रोजेक्ट पहले खोलना है, क्लोन कर लिया आपने, उसके बाद फोक वगैरह कर लिया, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जाना है गिट पे, कमांड 9 पे, और यहाँ पर देखो ये APIs एडिड, ये वाली वो कमिट है जिस पे अभी हम हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी चेंजेस होंगे ऑथराइजेशन रिलेटेड, ऑथेंटिकेशन रिलेटेड, वो मैं धीरे धीरे करके इसके अंदर ऐड करता चलूँगा लेक्चर बाय लेक्चर। बट फिलहाल मैंने API एडिट तक इसमें डाला हुआ है, जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, आपको ये चारों की चारों API दिखेंगी और अभी तक इसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी डला हुआ नहीं होगा। तो इसके बाद आप मेरे साथ फॉलो ऑन कर सकते हो, ऑलराइट। तो हमने स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी डाल दी इसके अंदर और इसको हम सिंक कर देंगे। और सिर्फ इतना करने के बाद ही आप लोगों को दिखेगा कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही सारे के सारे राउट जो है वो प्रोटेक्टेड राउट हो जाएंगे, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड राउट हो जाएंगे। और अगर आपको किसी भी राउट को एक्सेस करना है तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। और साथ में आप देखोगे जब मैंने इस एप्लीकेशन को चलाया तो यहाँ पर मुझे कुछ और भी एक्स्ट्रा लॉग्स भी दिखाई दे रहे हैं। एक्स्ट्रा लॉग्स के अंदर मुझे दिख रहा है कि यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड दिस वन, तो अपने आप ही इसने एक पासवर्ड जनरेट कर दिया है फॉर अ यूज़र कॉल्ड यूज़र। तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र बना दिया सो दैट हम इसके साथ प्ले अराउंड कर पाएँ, राइट। तो अभी फिलहाल अगर मैं सपोज करूँ ये सेम API हिट करने का ट्राई करूँगा विच इज़ लेट्स से दिस वन, एडमिन पेशेंट्स, हिट करो रिलोड, तो आप देखोगे आपको एक यहाँ पे साइन इन फॉर्म दिख रहा है, लॉगिन फॉर्म दिख रहा है। ये लॉगिन फॉर्म इसने अपने आप ही बना दिया स्प्रिंग स्टार्टर सिक्योरिटी ने, ठीक है। और आप चाहो तो इस लॉगिन फॉर्म का UI चेंज कर सकते हो, अपना खुद का अलग राउट बता सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप फुली इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट इसने हमारे लिए एक यूज़र पासवर्ड बना दिया है। यूज़र नेम हो जाएगा आपका यूज़र, और पासवर्ड के अंदर ये जो पासवर्ड इसने बताया है ना, इसको आप कॉपी पेस्ट करो, हिट करो साइन इन, और अब आप देखो आप इस राउट को एक्सेस कर पा रहे हो। तो इसने अपने आप ही हमें उस राउट को वापस भेज दिया। और अब अगर मैं दोबारा रीलोड करता हूँ तो ये कहीं नहीं जाने वाला, ये अभी भी हमारे पास सेशन बना हुआ है, क्योंकि ये करता क्या है, अपने आप ही सेशन ID भी स्टोर कर देता है हमारी कुकीज़ के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे कुकीज़ खोलोगे बाय डूइंग F1 F12 या फिर इंस्पेक्ट टूल में जाओगे तो ये देखो अपने आप ही यहाँ पर कुछ कुकीज़ भी दिखाई दे रही होंगी। फॉर एग्जांपल दिस वन, J सेशन ID, दिस वन, क्योंकि हमारा जो राउट है वो है API V1। ये जो नॉर्मल API है ये कोई और सा है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन अपने आप इसने एक J सेशन ID यहाँ पर स्टोर कर दिया है। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है XSRF टोकन, इसकी भी हम बात करेंगे कैसे काम कर रहा है। बट फॉर दिस पाथ API V1 लोकल होस्ट हमारी एक J सेशन ID स्टोर हो चुकी है, जिसकी वजह से आप लोग रिलोड कर पा रहे हो और ये तभी भी चल रहा है। अगर आप ये J सेशन ID भी हटा दोगे, यहाँ से डिलीट कर दिया, तो मैंने कुकीज़ में से इसको रिमूव कर दिया, हिट करो रिलोड, अपने आप वापस में लॉगिन स्क्रीन पे आ गया। दोबारा लॉगिन करते हैं, यूज़र और पासवर्ड हम बता देते हैं ये वाला, हिट करो साइन इन, और उसके बाद देखो यहाँ पर आगे API V1 हमने कुछ डिफाइन किया हुआ नहीं है, बट हम admin/patient डिफाइन किया हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर हम जा पा रहे हैं और हमारा J सेशन ID भी यहाँ पर स्टोर हो पा रहा है, ठीक है। ये अपने आप ही स्टोर कर लेता है इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर फिलहाल लॉगिन का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर काम कर रहा है। हमने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन तब भी हमें एक बढ़िया अच्छा खासा लॉगिन फॉर्म मिल गया है। इसके अलावा एक लॉग आउट पेज भी मिल जाता है आपको, तो उसके लिए आपको API V1 लॉग आउट करना है। अगर आप सोच रहे हो कि ये API V1 आप कैसे लगा पा रहे हो भैया, तो ये हमें पता है, हमें कंटेक्स्ट पार्ट देखा हुआ है ऑलरेडी। मैंने एक्चुअली हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये देखो सर्वर सर्वलेट कंटेक्स्ट पाथ API V1 ये अपने आप लगाया हुआ है। ये यूजुअली आप देखोगे जब भी हम बैकएंड सिस्टम डिफाइन कर रहे होते हैं अपने, तो ये लगा रहे होते हैं सो दैट हम वर्जनिंग मेंटेन कर पाएँ।
अगर मुझे फ्यूचर में कभी API V2 पे मूव करना है तो मेरी पुरानी APIs भी चल सकती हैं और नई APIs भी चलती रहेंगी। तो ये कंपनीज़ अपने रिसोर्स एलोकेशन के लिए ये सब चीज़ें कर रही होती हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर हमने ऑलरेडी डेटाबेस से तो कनेक्ट किया ही था लास्ट क्लास के अंदर, और साथ में हमारा डेटा ऑलरेडी इनिशियलाइज हो ही रहा है कुछ पेशेंट कुछ डॉक्टर के साथ, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर, राइट। तो हमारे पास कुछ पेशेंट कुछ डॉक्टर कुछ अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बनी हुई हैं, इसलिए आप ये डॉक्टर्स ये पेशेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। आप अगर लॉग आउट करते हो यहाँ से तो आप देखो जैसे ही लॉग आउट करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा, और अब ये जो जे सेशन ID है ये दिस इज़ नो लॉन्गर वैलिड, राइट, दिस इज़ मार्क्ड एज इनवैलिड, ऑल्दो ये यहाँ पर है बट दिस इज़ नाउ मार्क्ड एज इनवैलिड। और आप लॉगिन फॉर्म पे जाओगे तो नाउ दिस हैज़ क्रिएटेड अ न्यू जे सेशन ID, एंड नाउ इफ़ आई लॉग इन विद दिस यूज़र एंड प्रोवाइड द सेम पासवर्ड, तो ये देखो अब मेरी ये जे सेशन ID जो है वो स्टोर हो चुकी है। अब जरा इस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज करते हैं और अपना खुद का यूज़र यहाँ पर बनाते हैं। तो आप चाहो तो खुद के टेस्ट यूज़र्स यहाँ पर डाल सकते हो। फिलहाल के लिए एक टेस्ट यूज़र इसके अंदर डल गया है जिसका यूज़र नेम है यूज़र और पासवर्ड ये खुद जनरेट करके देते हैं, राइट। बट हम चाहें तो खुद के भी टेस्ट यूज़र यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और यहाँ पर मैं सिक्योरिटी रिलेटेड कन्फिग्रेशन यहाँ बताना चाहता हूँ, ठीक है। कन्फिग ये एक कमेंट है, उसके बाद स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूज़र डॉट नेम इक्वल्स टू, सपोज करो मैंने कुछ नाम बता दिया, यूज़र बता दिया या फिर लेट्स से अनुज बता दिया। उसके बाद इसका पासवर्ड बताना होगा स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूज़र डॉट पासवर्ड लाइक दिस, और यहाँ पर हमने कुछ पासवर्ड बता दिया, लेट्स से पासवर्ड या फिर पास, ऑलराइट। तो अब ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड हो जाएगा हमारे डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और अब जो पहले इन्होंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखा था ना वो अब ये हटा देंगे। तो अब आप अगर इसे यहाँ से रिलोड करते हैं तो हम सिर्फ इसी यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर पाएंगे, और आप देखोगे यहाँ पर कोई भी ये यूज़र नेम पासवर्ड नहीं बता रहे हैं हमें, ठीक है, क्योंकि अब इससे आप लॉगिन कर सकते हो इसीलिए। और साथ में एक और चीज़ आप नोट करोगे कि अब अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये अब काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हो क्या रहा है, ये जे सेशन ID जो है ना ये हमारे सर्वर पे भी स्टोर हो रही है, लेकिन सर्वर पे ये लोकली स्टोर हो रही है। मतलब सर्वर पे ऐसा नहीं है कि कहीं किसी और डेटाबेस के अंदर ये स्टोर कर रहा है, ऐसा नहीं है। सर्वर अपनी लोकल मेमोरी के अंदर से स्टोर कर रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसे ऐसे ही प्रॉड पे भेज दोगे तो होगा क्या, जब भी आप प्रॉड पर नई डिप्लॉयमेंट करोगे तो जितने भी यूज़र लॉग्ड इन थे उन सबको अपने आप ही लॉग आउट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट रीलोड हेयर एंड यू वुड सी कि मैं अपने आप ही लॉग आउट हो चुका हूँ, राइट। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सारे के सारे जो भी जे सेशन थे वो सारी IDs अब उड़ चुकी हैं सर्वर से, बिकॉज सर्वर जो था वो सारा डेटा अपना स्टोर कर रहा था जे सेशन ID का। हम ये बिहेवियर डेफिनेटली कन्फिगर कर सकते हैं। हम चाहे तो अपने किसी JDBC के थ्रू या फिर हम रेडिस के ऊपर भी ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जे सेशन ID इज़ वैलिड एंड वन मोर थिंग CSRF टोकन, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हम चाहे तो रेडिस पे भी स्टोर कर सकते हैं। दैट विल देन मेक इट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिप्लॉयमेंट्स। तो आप सर्वर को जितना मर्जी डिप्लॉय करो आपके यूज़र जो है वो लॉग्ड इन ही रहेंगे। खैर वो डिफरेंट चीज़ है, उसमें हम नहीं घुसेंगे। बट अब मैं यहाँ पर अगर अपना अनुज डालता हूँ और पासवर्ड डालूंगा पास साइन इन, तो अब देखो मैंने दोबारा से यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से। और अब ये जे सेशन ID जो है ये अब हमारी स्टोर हो गई होगी सर्वर साइड। और अगर आपको पता है सर्वर को अगर मैं रीडिप्लॉय करूँगा तो वो सर्वर की मेमोरी में से उड़ जाएगा और फिर हमारे यहाँ पे जे सेशन ID भी चला जाएगा। बट एज लॉन्ग एज दैट सर्वर इज़ रनिंग हम यहाँ पर जितना मर्जी रिलोड कर सकते हैं, और हमारी जो जे सेशन ID है इसको चेक किया जाएगा बैकएंड पे कि ये जो सेशन ID आ रही है ये बैकएंड में जो सेशन ID जो स्टोर हो रखी है वो दोनों वैलिड हैं कि नहीं है, ठीक है। और अगर दोनों वैलिड मिलती हैं तो इसका मतलब ये यूज़र जो है ये ऑथेंटिकेटेड है टू एक्सेस दिस राउट। नेक्स्ट हमें कन्फिगर करना है सिक्योरिटी फिल्टर चेन को। सिक्योरिटी फिल्टर चेन ही वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू पूरी की पूरी स्प्रिंग सिक्योरिटी काम करती है। सिक्योरिटी फिल्टर चेन समझ में आ गया तो आपको आधे से ज़्यादा स्प्रिंग सिक्योरिटी समझ में आ गई वहीं के वहीं। तो जरा वो समझते हैं और उसको कन्फिगर भी करते हैं साथ में। बट उससे पहले समझ लेते हैं सिक्योरिटी फिल्टर चेन होता क्या है। देखो यार, फिल्टर चेन क्या होता है? फिल्टर चेन इज़ बेसिकली डिज़ाइन पैटर्न जिसके थ्रू आप लोग मल्टीपल इंडिपेंडेंट फिल्टर्स बना सकते हो, उनको एक चेन में डाल सकते हो, सो दैट जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको आप लोग मॉडिफाई कर सको, उसको आप चेक कर सको, चेंज कर सको ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इंडिपेंडेंट फिल्टर्स। और इनकी आप लोगों ने चेन बना दी। अगर आप लोगों ने स्प्रिंग सिक्योरिटी नहीं भी डाला ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर और आपका नॉर्मल स्प्रिंग वेब प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर आपकी बस वेब डिपेंडेंसी डली हुई है, तो वहाँ पे होता क्या, एक सर्वलेट फिल्टर चेन अपने आप मिलता है आपको। सर्वलेट फिल्टर चेन के अंदर ये कुछ फिल्टर होते हैं जो कि हर एक आने वाली API को फिल्टर कर रहे होते हैं। हर एक आने वाली API को चेंज भी किया जाता है, हर एक आने वाली की रिक्वेस्ट को चेंज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले जाएगी कैरेक्टर इनकोडिंग फिल्टर के अंदर जहाँ पर कैरेक्टर इनकोडिंग को चेक किया जाएगा। उसके बाद हिडन HTTP मेथड फिल्टर के थ्रू जाएगी जहाँ पर अगेन कुछ पुट कुछ डिलीट HTTP मेथड होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा।
यहाँ पर फिर कंटेक्स्ट फिल्टर के थ्रू जाएगी, उसके बाद फॉरवर्डेड हेडर फिल्टर के थ्रू जाएगी, उसके बाद कोट्स फिल्टर के थ्रू होकर जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट फिल्टर्स ऑलरेडी डले हुए थे हमारे स्प्रिंग सिक्योरिटी डलने से पहले ही, ये फिल्टर डले हुए थे इन अ चेन कॉल्ड सर्वलेट फिल्टर चेन। अब जैसे आप लोगों ने स्प्रिंग सिक्योरिटी भी ऐड किया ना, तो होता क्या है, समथिंग कॉल्ड फिल्टर चेन प्रॉक्सी विल ऐड समथिंग कॉल्ड डेलीगेटिंग फिल्टर चेन प्रॉक्सी, जिसके अंदर ऑलरेडी ये सारी जो फिल्टर चेन है ना, ये भी आपकी अटैच हो जाएगी इसी फिल्टर चेन के अंदर। तो ऑलरेडी जो फिल्टर चेन हमारी चलती आ रही थी, स्प्रिंग वेब ने जो दी थी, उसी चेन के अंदर कुछ और भी एक और चेन ऐड हो गई, ठीक है। तो चेन चलती आ रही थी, उसमें हमने कुछ बंच ऑफ फिल्टर्स थे उसी चेन में ऐड कर दिए, तो हमारी चेन और बड़ी हो गई, ठीक है। बट दिस चेन इज कॉल्ड सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ठीक है। ये हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी से मिलती है। अब सिक्योरिटी फिल्टर चेन जो है ये अलग अलग काम करती है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फिल्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंस फिल्टर, हेडर राइटर फिल्टर, लॉगआउट फिल्टर, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर। इसके अलावा आप चाहो तो अपने कस्टम फिल्टर भी इसमें ऐड कर सकते हो। और हर एक फिल्टर क्या करता है, हर एक फिल्टर आने वाली रिक्वेस्ट को चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट जो है मेरे फिल्टर के अकॉर्डिंग लॉग्ड इन है कि नहीं यूज़र, ठीक है। मेरे फिल्टर के अकॉर्डिंग ये यूज़र अगर लॉग्ड इन है तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये बंदा लॉग्ड इन है, राइट। हो सकता है आप लोगों ने यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कर रखा हो, तो उस केस में इस वाले फिल्टर के थ्रू होकर आप जाओगे, राइट। हो सकता है आपने कॉन्टेक्स्ट में सेव करना हो, तो उसके अंदर आप इस फिल्टर के थ्रू होकर जाओगे। तो हर एक फिल्टर रिक्वेस्ट को लेगा, कुछ कुछ उसके पास ऑपरेशन करेगा और उसके बाद नेक्स्ट फिल्टर इन द फिल्टर चेन वो फॉरवर्ड कर देता है रिक्वेस्ट को। तो इसी वजह से सिक्योरिटी फिल्टर चेंज होती है ना, इसको जब आप चेंज करते हो, इसको जब आप कन्फिगर करते हो, तो आप स्प्रिंग सिक्योरिटी के बिहेवियर को एक तरीके से कन्फिगर कर सकते हो, ठीक है। तो आगे नहीं बढ़ूंगा अभी मैं, फिलहाल अभी मैं ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, इनकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मैं बस बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी फिल्टर चेन की। और जरा देखते हैं इसको हम कैसे कन्फिगर कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। तो उसके लिए हम अपने कोड में जाएंगे और यहाँ पे कन्फिग फोल्डर के अंदर एक बनाते हैं अपनी कन्फिग न्यू, एंड लेट्स कॉल इट वेब सिक्योरिटी कन्फिग, ठीक है। कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। और उसको हमें कन्फिग्रेशन बनाना है, क्योंकि जब आप किसी को कन्फिग्रेशन बनाते हो तो उसके अंदर आप बीन्स असाइन कर सकते हो। और जब आप इस तरीके से जब बीन बनाते हो तो अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट वो सिंगलटन बीन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो बीन बनाना है वो है सिक्योरिटी फिल्टर चेन का, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ऑलराइट। सिक्योरिटी फिल्टर चेन ये बीन का नाम हो गया। और इसके अंदर एक चीज़ मिलेगी हमें ऑलरेडी, विच इज़ HTTP सिक्योरिटी, और हमें इसी को कन्फिगर करना है। तो हम बोलेंगे HTTP सिक्योरिटी डॉट, और उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हम यहाँ पर OAuth 2 लॉगिन बता सकते हैं कि कौन करेगा, OAuth 2 क्लाइंट बता सकते हैं, CSRF की कन्फिग्रेशन बता सकते हैं, एक्सेप्शन अगर हमें हैंडल करना है तो वो हम कैसे करेंगे इस फिल्टर में, ठीक है। क्योंकि ये एक अलग ही फिल्टर है, ये अभी तक हम कंट्रोलर लेयर में गए भी नहीं हैं। कंट्रोलर लेयर से पहले ही सारा काम हो रहा है, तो अभी फिलहाल हम एक अलग ही लेयर के अंदर है, तो इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हमें अलग हैंडल करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपके सेशन मैनेजमेंट हो गए, आपको अपना खुद का नया ऐड फिल्टर करना है, आपको लॉगिन फॉर्म बताना है कैसा होना चाहिए, एनोनिमस हैंडलिंग करनी है, ठीक है, कोर्स बताना है, हेडर्स बताने हैं, लॉग आउट करना है तो लॉग आउट की अलग चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर इसी जगह पर बता सकते हो इस फिल्टर चेन के अंदर। फिलहाल के लिए अगर आप जब भी ये फिल्टर बनाते हो ना, तो उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपका फॉर्म भी काम करता रहे, तो इन दैट केस यू हैव टू डिफाइन डॉट फॉर्म लॉगिन। और इसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें बता सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसे पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हो, फॉर्म कॉन्फ़िग, और फिर आप यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगर बताते हो, फॉर्म कॉन्फ़िग डॉट, आप इनिट करते टाइम क्या करना चाहते हो, आप अपना फेलियर URL बता सकते हो, लॉगिन पेज बता सकते हो कि लॉगिन पेज कहाँ पर होगा, सक्सेस फॉरवर्ड हैंडलर बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट वो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। मतलब इसको कॉन्फ़िगर करने की पूरी की पूरी आपको परमिशन है, और अगर आप चाहते हो इसे कॉन्फ़िगर करना, आप चाहते हो मुझे लॉगिन फॉर्म को ही कॉन्फ़िगर करना है, तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पर ये इस तरीके से लॉगिन रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के अंदर अब होता क्या है कि फ्रंट एंड अलग जगह पे होता है, मोस्टली रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर एंगुलर यूज़ कर रहे हैं, फ्रंट एंड वहाँ पे होता है, तो लॉगिन फॉर्म वहाँ पर होता है। बैक एंड के अंदर वो अलग तरीके से लॉगिन कर रहे होते हैं, तो बैक एंड से आपकी APIs जा रही होती है फ्रंट एंड के पास, ठीक है। तो वहाँ पर लॉगिन अलग होता है, तो फॉर्म लॉगिन वहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, बट फिलहाल हम फॉर्म लॉगिन को ही समझते हैं। तो अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी छोड़ दोगे, डिफ़ॉल्ट छोड़ने के लिए आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कस्टमाइज़र डॉट विद डिफ़ॉल्ट्स, आपने बस इतना सा कर दिया, और उसके बाद आप यहाँ पर रोक सकते हो इसे कि भाई हमारा HTTP सिक्योरिटी डॉट फॉर्म लॉगिन। उसके बाद यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, ये कह रहा है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर थ्रोज एक्सेप्शन आपने लगा दिया, तो HTTP सिक्योरिटी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई यहाँ पर कर दिया है, बस हमने फिलहाल के लिए फॉर्म लॉगिन डाला है इसके अंदर, और कुछ नहीं डाला। तो बस यहाँ से यही रिटर्न कर देते हैं, तो रिटर्न करो HTTP सिक्योरिटी डॉट बिल्ड।
तो ये जो बिल्ड मेथड है ये एक अलग सिक्योरिटी फिल्टर चेन आपके लिए लेके आएगा, जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ कन्फिग्रेशन तो है ही, बिकॉज स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हैं तो ऑलरेडी कुछ कन्फिग्रेशन तो आएंगी बाय डिफ़ॉल्ट विद गुड इनफ डिफ़ॉल्ट्स, और हमने यहाँ पर खुद की भी कन्फिग्रेशन ऐड कर दिया इस तरीके से। ऑलराइट, सिर्फ इतना सा चेंज करने से यहाँ पर ऑलरेडी कुछ चेंजेस आ चुके हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन क्या करती है, सारी रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेटेड बना देती है, मतलब कि हर एक रिक्वेस्ट पहले लॉगिन होगी, उसके बाद ही आप उस API पे जा सकते हो। बट अब क्या हुआ, अब आपने यहाँ पर ऑथराइजेशन मेथड तो बताया नहीं कुछ भी, ठीक है, आप कोई रिक्वेस्ट को ऑथराइज तो कर नहीं रहे हो, तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट सारी रिक्वेस्ट अब पब्लिक हो जाएंगी। तो इसके बाद अगर आप अपनी एप्लीकेशन को रन करोगे तो आप देखोगे कि हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट्स हैं वो सारी पब्लिक हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस रिक्वेस्ट पे आओ, रिलोड करो, ये देखो अभी भी काम कर रहा है, ठीक है, जितना मर्जी रिलोड करो ये अभी भी काम करेगा। आप चाहो तो यहाँ से लॉग आउट भी कर दो, आपका लॉग आउट अभी भी काम करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने बोल दिया भाई कि जो हमारा फॉर्म लॉगिन है वो तो अभी भी काम करता रहेगा। लेकिन हुआ क्या, जितने भी आपकी ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट थी वो सब की सब पब्लिक हो चुकी हैं। तो इवन आफ्टर लॉगिंग आउट लाइक दिस यू कैन स्टिल गो टू दीज राउट्स एंड दीज विल स्टिल वर्क। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरी रिक्वेस्ट जो है उनको ऑथेंटिकेट करना है मुझे, और अलग अलग तरीके से मैं ऑथेंटिकेट करना चाहता हूँ, मैं पूरा का पूरा कन्फिगर करना चाहता हूँ कि एडमिन रिक्वेस्ट अलग तरीके से ऑथेंटिकेट हो रही है, डॉक्टर की रिक्वेस्ट अलग तरीके से ऑथेंटिकेट हो रही है, पेशेंट की रिक्वेस्ट अलग तरीके से ऑथेंटिकेट हो रही है, तो वो सब आप चाहो तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी को कि देखो भाई आपका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ठीक था, लेकिन अब ये हमारे यूज़ केस के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम चाहते हैं कुछ रिक्वेस्ट पब्लिक हों, ठीक है, कोई भी उनको एक्सेस कर सके। हम चाहते हैं कुछ रिक्वेस्ट जो है वो प्राइवेट हों, उनको कोई भी एक्सेस ना कर पाए, मतलब कुछ पर्टिकुलर रोल वाले लोग ही एक्सेस कर पाएँ। तो वो सब आप यहाँ पर हम बताना सीखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो किस तरीके से, यहाँ पर आओ, लिखो डॉट ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हम बताएंगे ये ऑथ डॉट। अब यहाँ पर हम अपने रिक्वेस्ट मैचर्स डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट को कैसे मैच किया जाए। हम चाहें तो यहाँ पर मेथड बता सकते हैं कि भाई गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट की हो सकता है। पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हम चाहते हैं कि ये सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, या फिर गेट रिक्वेस्ट हम चाहते हैं कि सब के सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक है ना। तो ये सब हम बता सकते हैं। या तो हम चाहें तो पैटर्न बता सकते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल ऑल द रिक्वेस्ट दैट स्टार्ट लाइक दिस public/**। तो जो भी पब्लिक रिक्वेस्ट हैं उनको हम चाहते हैं परमिट ऑल, कि ये रिक्वेस्ट तो सबके सब परमिट कर देंगे, ठीक है। वहीं पे कुछ और रिक्वेस्ट मैचर आप ऐड कर सकते हो कि जो एडमिन वाली रिक्वेस्ट है, admin/**, इसका मतलब एडमिन या फिर उसके बाद जो भी आपके एंड पॉइंट होंगे, ठीक है, एडमिन या फिर उसके बाद कुछ भी आपने लिखा है वो सारी रिक्वेस्ट आप चाहो तो ऑथेंटिकेटेड कर दो। तो इसका मतलब ओनली लॉग्ड इन यूज़र जो होंगे सिर्फ वही इस रूट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा बता सकते हो, है ना। और अगर इसके बाद हम इसे रन करते हैं तो आप देखोगे कि पब्लिक राउट जो होंगे वो तो अभी भी पब्लिक होंगे, वो तो अभी भी आपके लिए विजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट कम हियर, लेट मी ट्राई टू गो टू /public API v1/public/doctors। ये देखो अभी भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अब हम अगर हम चाहें API v1 एडमिन पेशेंट तो देखो हम नहीं जा पा रहे। और जैसे हम लॉगिन करते हैं यहाँ पे विद दिस, तो अब हम यहाँ पर जा पा रहे हैं, ठीक है। अब हम एडमिन को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर अपने रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, और आप यहाँ पर किसी भी टाइप के रूल डिफाइन कर सकते हो, और यही बनाता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ठीक है। अभी फिलहाल हमने यहाँ पर ऑथराइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ऑथराइजेशन की हम बात बाद में करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम बस चेक कर रहे हैं कि हाँ बस रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। अब कौन है ये बंदा, ये यूज़र है या फिर ये नॉर्मल डॉक्टर है या फिर ये एडमिन है, हम यहाँ पर चेक नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम चाहें तो वो चेक भी लगा सकते हैं, बोल सकते हैं भाई डॉट हैज़ रोल, कि अगर रोल है इसके पास एडमिन का, ओनली देन अलाउ देम टू गो टू द एडमिन रिक्वेस्ट। वहीं पे अगर रिक्वेस्ट मैचर्स/डॉक्टर्स हैं, राइट, तो उनके पास रोल होना चाहिए हैज़ एनी रोल डॉक्टर्स या फिर एडमिन। तो इवन एडमिन भी ये वाली रिक्वेस्ट एक्सेस कर सकते हैं डॉक्टर वाली, और डॉक्टर तो कर ही सकते हैं, राइट। तो ये रोल होने चाहिए तभी आप जा सकते हो इस तरीके से। तो आपको रोल डिफाइन करने पड़ेंगे। अब रोल जो है हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके यहाँ पर हम स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़र डॉट रोल्स और एक पूरा एरे ऑफ रोल्स डिफाइन कर सकते हैं। बट व्हाट आई विल रादर डू हेयर इज़ दैट आई विल क्रिएट समथिंग कॉल्ड माई ओन इन मेमोरी यूज़र डिटेल मैनेजर। लेट मी शो यू हाउ दैट वर्क्स। तो एक बीन बनाएंगे हम, बीन ऑफ यूज़र डिटेल सर्विस, और यहाँ पर हम डिफरेंट यूज़र्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र डिटेल्स यूज़र 1 इक्वल्स टू
यूज़र, और ये देखो ये यूज़र कहाँ से आ रहा है, ये यूज़र आ रहा है स्प्रिंग फ्रेमवर्क सिक्योरिटी कोर यूज़र डिटेल्स, ठीक है। तो फिलहाल हम स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो कोर यूज़र है वो यूज़ कर रहे हैं, बाद में हम इसको मॉडिफाई भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम यूज़र नेम बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी से कि ये भाई एडमिन यूज़र नेम है, और पासवर्ड जो है इसका वो है पास, ऑलराइट। और इसके पास जो रोल है, यहाँ पर हम मल्टीपल रोल बता सकते हैं, लेकिन मैं एडमिन रोल दे देता हूँ इसको, और उसके बाद डॉट बिल्ड। तो इस तरीके से हमने एक यूज़र बना दिया, राइट, यूज़र 1। और इस तरीके से हम मल्टीपल यूज़र बता सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से रिटर्न करना होगा हमें एक न्यू इन मेमरी यूज़र डिटेल मैनेजर, जिसके अंदर हम यहाँ पर यूज़र्स बता सकते हैं हमारे इन मेमरी यूज़र्स। तो आई कैन जस्ट ऐड यूज़र 1 लाइक दिस। अगर आपको एक और यूज़र यहाँ पर ऐड करना है तो जस्ट क्रिएट अनदर यूज़र, लेट मी क्रिएट दैट यूज़र हेयर। ये हो गया हमारा यूज़र 2 लाइक दिस, और इसको बोल देते हैं हम कि ये है पेशेंट, ठीक है। यूज़र नेम मैंने पेशेंट बोल दिया, वैसे तो कोई अपना यूज़र नेम पेशेंट नहीं रखेगा कभी भी, बट यहाँ पर बस दिखाने के लिए कि हाँ ये पेशेंट है हमारा, और इसका जो रोल है वो हो गया पेशेंट लाइक दिस, और हमने इसे बिल्ड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। यूज़र 2 आपने यहाँ पर ऐड कर दिया इस तरीके से, यूज़र 2। और इसके बाद अगर आप रन करते हो अपने एप्लीकेशन को तो आप देखोगे कि आपके पास अब अलग अलग यूज़र्स हो चुके हैं। जो पहले यूज़र था ना वो तो हमने कमेंट कर दिया यहाँ से, राइट, ये हमने कमेंट कर दिया। तो अब जो यूज़र उठाए जाएंगे वो इस इन मेमरी यूज़र डिटेल सर्विस से उठाए जाएंगे, और ये आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा लॉग के अंदर थ्रू एक्सेप्शन, ओके या। सो हमें पासवर्ड इनकोडिंग प्रीफिक्स बताना पड़ेगा, या फिर हमें डेलीगेटिंग पासवर्ड इनकोडर बताना होगा। तो बेटर तो ये रहेगा कि हम यहाँ पर एक पासवर्ड इनकोडर बता दें, क्योंकि होता क्या है ना, आप ऐसे डायरेक्टली पासवर्ड स्टोर नहीं कर सकते। इन मेमोरी भी करना चाहते हो तो आप ऐसे स्टोर नहीं कर सकते, आपको पासवर्ड को इनकोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक इनकोडर डिफाइन कर देते हैं, एक अलग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बता देता हूँ मैं, @bean पब्लिक पासवर्ड इनकोडर, और यहाँ से हम रिटर्न करते हैं न्यू bcrypt पासवर्ड इनकोडर। तो ये जो पासवर्ड इनकोडर है आप चाहो तो इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो अलग अलग तरीके से, लेकिन ये bcrypt पासवर्ड इनकोडर जो है ये हमारे पासवर्ड को आप इनकोड कर देगा, और आप चाहो तो उस bcrypt पासवर्ड इनकोडर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले इंजेक्ट कर लेते हैं प्राइवेट फाइनल, और यहाँ पर @required आस्क कंस्ट्रक्टर डाल देते हैं, प्राइवेट फाइनल पासवर्ड इनकोडर, और अब हमें अपने पासवर्ड को पहले इनकोड करना होगा, ठीक है। ऐसे ही हम स्टोर नहीं कर सकते। तो पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड, और फिर यहाँ पे हम बताएंगे अपना रॉ पासवर्ड लाइक दिस, ठीक है। ओनली देन इट विल वर्क, ऑलराइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमारे जो पासवर्ड होते हैं वो डायरेक्टली ऐसे नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर नहीं होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे स्टोर करने लगे अपने पासवर्ड को तो आपकी कंपनी में किसी को पता चल गया किसी का पासवर्ड, तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। बहुत ही लीगल एक्शन हो सकते हैं इसके अंदर। तो हमेशा जो पासवर्ड होते हैं वो आपके इनकोड होने के बाद ही स्टोर होते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, ऑलराइट। तो उसके लिए हम ये पासवर्ड इनकोडर यूज़ कर रहे हैं, और अब जरा ट्राई करते हैं वो सेम चीज़, और हम देखना चाहते थे कि क्या हम यहाँ पर एडमिन रोल वाले लोग ही एडमिन रिक्वेस्ट पर जा सकते हैं क्या। तो उसके लिए अब हम लेट्स ट्राई टू गो टू एडमिन, बट हम लॉगिन पेज पे आ गए हैं। लेट्स ट्राई विथ पेशेंट एंड पास लॉगिन, और देखो हम जाने का ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आ रहा है एक्सेस लोकल होस्ट वॉज डिनाइड, 403 एरर आ गया, ठीक है। ये 403 एरर क्यों आया, क्योंकि जो पेशेंट लोग हैं वो सारे पेशेंट का डेटा नहीं देख सकते हैं, ओनली एडमिन ही वो डेटा देख सकता है, ठीक है। इसीलिए आप मतलब अगर नॉर्मल राउट पे जाना चाहते हो विच इज़ लेट्स से पब्लिक, तो वो आपको अलाउड है, कर सकते हो, है ना। लेकिन आप ये डेटा नहीं देख सकते एडमिन वाला, ये डेटा तो सिर्फ एडमिन ही देख सकता है। और एडमिन के थ्रू अगर जाना है तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा एडमिन वाले राउट से। तो लॉगिन और एडमिन और पासवर्ड साइन इन, और अब हम जाएं अगर एडमिन राउट पे, तो अब आप देखो अब आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है ऑथराइजेशन का। अब हम फाइनली समझते हैं कि स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनली कैसे काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरा हम ठीक से सुनेंगे इसे, सो दैट हमें एक बार में समझ में आ जाए स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनली काम कैसे करता है, ठीक है। तो होता क्या है, हमने अभी तक देख लिया कि जो रिक्वेस्ट आती है वो टॉमकैट सर्वर के थ्रू आती है, और सबसे पहले ही जाती है सर्वलेट फिल्टर चेन के अंदर। हमें पता है सर्वलेट फिल्टर चेन के अंदर बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोर्स फिल्टर हो गया, फिर कैरेक्टर इनकोडिंग फिल्टर हो गया। ये सब के सब हमारी रिक्वेस्ट को चेक करते हैं, रिक्वेस्ट के अंदर डिफरेंट काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर इनकोडिंग करना, फॉर एग्जांपल कोर्स के अगेंस्ट चेक करना कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वैलिड फ्रंट एंड से आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट। और हेडर्स को वेरीफाई करना, रिक्वेस्ट मेथड्स को वेरीफाई करना, ये सारा काम होता है यहाँ पर। अलग अलग फिल्टर अलग अलग काम करते हैं।
और उसी बीच में क्योंकि आपने स्प्रिंग सिक्योरिटी डाल रखा अपने क्लास पाथ के अंदर, ये डिपेंडेंसी ऐड की है, इसी वजह से डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी क्या करेगा, सिक्योरिटी फिल्टर चेन के अंदर एक और मतलब सर्वलेट फिल्टर चेन के अंदर सिक्योरिटी फिल्टर चेन भी डाल देगा। सिक्योरिटी फिल्टर चेन इज़ नथिंग बट अ रैपर अराउंड दिस पर्टिकुलर चेन, ठीक है। और ये सारे फिल्टर भी अब इसमें ऐड हो जाएंगे। अब इन सब मतलब जो हमारी रिक्वेस्ट है अब सिक्योरिटी फिल्टर चेन के थ्रू भी होके जाएगी बिफोर गोइंग टू द कंट्रोलर लेयर। तो अब इन सभी फिल्टर्स के थ्रू हमारी रिक्वेस्ट होके जाएगी। और जब यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर की बारी आती है तो इसको भी ट्राई किया जाता है। अब जरा देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने कोड के अंदर और यहाँ पर हम ढूंढते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। तो उसके लिए बस डबल शिफ्ट करो और सर्च कर लो यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। इसका क्लास पाथ यहाँ पर बाइट कोड में डिकम्पाइल हो रखा है, ठीक है, डिकम्पाइल्ड क्लास फाइल है ये। और ये देखो, ये है यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। इस तरीके से बहुत सारे ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर हैं और इसने एक्सटेंड किया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन प्रोसेसिंग फ़िल्टर। होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर बेसिकली एक ऑथेंटिकेट इसके अंदर डू फिल्टर मेथड होता है, ठीक है। हर एक फ़िल्टर के अंदर एक डू फिल्टर मेथड होता है जिसके अंदर रिक्वेस्ट आती है, रिस्पॉन्स आता है और पूरा का पूरा फिल्टर चेन का ऑब्जेक्ट भी आता है। और इसी तरीके से हम खुद का भी एक फ़िल्टर चेन के अंदर फ़िल्टर बना रहे होंगे, उसके अंदर भी हम अपना डू फिल्टर मेथड इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। बट ये डू फिल्टर मेथड जो है ये हमारे यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल्टर चेन का आ रहा है, ठीक है। करते क्या है ये चेक करते हैं कि भाई क्या मुझे ऑथेंटिकेट करने की भी नीड है। अगर मेरा पहले से फिल्टर चेन में कहीं पर ऑथेंटिकेट हो चुका है तब तो मुझे फ़िल्टर में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तब तो मैं सीधा चेन में आगे बढ़ जाऊँगा चेन डॉट डू फिल्टर करके। लेकिन अगर मुझे रिक्वायरमेंट है ऑथेंटिकेशन करने की, देखो रिक्वायरमेंट भी चेक की जाती है कि अगर भाई ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट मैचर ये मतलब ऑलरेडी अगर ऑथेंटिकेट हो चुका है किसी और प्रीवियस फिल्टर के थ्रू तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाऊँ। बट अगर ऐसा नहीं है तब हम अंदर आएंगे। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, हमने ऑथेंटिकेशन रिजल्ट बनाया और ये आ रहा है हमारा अटेम्प्ट ऑथेंटिकेशन से। अटेम्प्ट ऑथेंटिकेशन में जाते हैं, देखते हैं हो क्या रहा है। ये अटेम्प्ट ऑथेंटिकेशन जो है ये हमारी रिक्वेस्ट लेता है, रिस्पॉन्स लेता है और देखता है भाई अगर ऑथेंटिकेशन नल है तो रिटर्न कर दो नल, अदरवाइज ऑथेंटिकेट करने का ट्राई करो विद द हेल्प ऑफ ऑथेंटिकेशन मैनेजर। अब यहाँ पर डिफरेंट जो फिल्टर्स हैं ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर की हेल्प से ऑथेंटिकेट करने का ट्राई करते हैं। और सेम काम हमारा हो रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर भी। अगर आप देखोगे इसका जो अटेम्प्ट ऑथेंटिकेशन मेथड है, क्योंकि ये एक्सटेंड कर रहा है इसको, तो इसका भी अपना खुद का अटेम्प्ट ऑथेंटिकेशन मेथड है, राइट। ये क्या करता है, ये लेता है यूज़र नेम क्योंकि आपने फॉर्म के अंदर यूज़र नेम बताया था, ये लेता है पासवर्ड क्योंकि आपने वो भी बताया था, और उसके बाद ये यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन बना देता है। और उसके बाद ये इस तरीके से टोकन बना के ये भाई ऑथेंटिकेशन मैनेजर की हेल्प से ऑथेंटिकेट मेथड को कॉल कर देता है। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन मैनेजर को ये सब डेलीगेट कर रहे हैं। ये जितने भी फिल्टर्स हैं ये अलग अलग काम करते हैं, लेकिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर इसने क्या किया, डेलीगेट कर दिया ऑथेंटिकेशन मैनेजर को टू चेक कि ये बंदा ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है ना। तो यहाँ से ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डेलीगेटेड टू दी मैनेजर। अब ये जो मैनेजर है ना इसके पास बहुत सारे डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं और ये हर एक प्रोवाइडर के पास जाके बोलेगा भाई क्या तुम चेक कर लोगे क्या कि ये बंदा ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। तो ये जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर है ना इसके पास एक लिस्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स हैं। फॉर एग्जांपल लाइक डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, OAuth 2 ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। और ये क्या बोलेगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को कि भाई चेक करो हर एक के पास जाके फॉर लूप में कि क्या तुम ऑथेंटिकेट कर भी सकते हो, क्या तुम सपोर्ट करते हो इस ऑथेंटिकेशन को, जो करंट हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है क्या तुम उसे सपोर्ट करते हो। अब डाओ बोलेगा अगर मेरे पास डाओ टाइप की आ रही है तो मैं करूँगा, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड टाइप की आ रही है तो मैं करूँगा। बट अगर OAuth 2 के थ्रू लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है बंदा तो उसको थोड़ी ना मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा उस केस में, राइट। तो वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर उस केस में सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए फिर वो चेक भी नहीं करना जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो आपने यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन किया था और उसी के थ्रू आप ऑथेंटिकेट करने का ट्राई कर रहे हो, तो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बोलेगा हाँ भाई मेरे पास ला के दो मैं चेक करता हूँ। तो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर फिर इस रिक्वेस्ट को चेक करेगा। अब इसके लिए ये यूज़र डिटेल सर्विस के थ्रू डेटा लेके आएगा, राइट। जैसे हमने इन मेमोरी यूज़र डिटेल सर्विस इंप्लीमेंट की थी। इन मेमोरी यूज़र डिटेल सर्विस के अंदर सारा यूज़र का जो डेटा है वो इन मेमोरी रखा हुआ है, तो वहाँ से डेटा मिलेगा यूज़र नेम का पासवर्ड का, और साथ में एक पासवर्ड इनकोडर भी इसे पता ही है क्योंकि पासवर्ड इनकोडर इंप्लीमेंट किया था हमने, है ना, यूज़र बना देता है। तो ये उसी पासवर्ड इनकोडर को यूज़ करेगा और ये चेक करेगा कि हाँ भाई ये जो यूज़र नेम पासवर्ड मुझे मिला है ये वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड है कि नहीं है, मतलब बंदा कोई गलत यूज़र नेम पासवर्ड तो नहीं बता रहा मुझे। अगर इसे मिलता है कि हाँ ये यूज़र नेम पासवर्ड वैलिड है तो ये यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाएगा और ऑथेंटिकेटेड यूज़र जो है वो रिटर्न कर देगा, और फिर फाइनली ऑथेंटिकेटेड यूज़र ये भी रिटर्न कर देगा फिल्टर चेन को, और सिक्योरिटी एंड पासवर्ड फिल्टर चेन को फाइनली वो यूज़र मिल जाएगा जो ऑथेंटिकेटेड था, है ना। अब ये देखो इसने ऑथेंटिकेशन मैनेजर ने जब ऑथेंटिकेट कर दिया तो फाइनली होता क्या है,
कि हमें ऑथेंटिकेशन रिजल्ट मिल गया। अगर रिजल्ट नल है तो ये, अदरवाइज रिटर्न कर दो रिजल्ट। तो अटैम्प्ट ऑथेंटिकेशन ने तो अपना काम कर दिया है ना। और अगर फिल्टर में हम वापस जाएँ तो हमारी अटैम्प्ट ऑथेंटिकेशन का रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हो सकता है ये रिजल्ट जो है वो वैलिड रिजल्ट हो और यूज़र ऑथेंटिकेट हो चुका हो। तो उसके बाद हम देखेंगे भाई कि अगर फर्दर इस चेन को आगे बढ़ाना है तो हम चेन डॉट डू फिल्टर करके अगले चेन मतलब इस चेन के अगले फिल्टर पर चले जाएंगे। अदरवाइज हम बोल देंगे कि भाई ऑन ऑथेंटिकेशन हो चुका है और सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो गया है। जब सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन होता है तो उस केस में हम सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर को अपडेट कर देंगे सेट ऑथेंटिकेटेड यूजर इन द कॉन्टेक्स्ट, सो दैट ये हमें डिस्पैचर सर्वलेट के अंदर इजीली मिल जाए। हम ये सब चीज़ें देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी, कैसे हमें ऑथेंटिकेटेड यूज़र यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे भी, डोंट वरी। बट हाँ, ये सारे स्टेप्स आपके हो रहे होते हैं। अब जरा इन्हीं स्टेप्स को मैंने जूम इन आउट कर दिया है। अभी तक हमने देखा बस सिक्योरिटी फिल्टर चेन के अंदर क्या हो रहा है ना। हमने देखा यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन ऑथेंटिकेशन और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर और ऑथेंटिकेशन मैनेजर की बात तो रह गई। जरा देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो जब हम इसके अंदर डीप डाइव करते हैं ना, तो देखते हैं ऑथेंटिकेशन मैनेजर को सारे फिल्टर जो है वो डेलीगेट कर रहे होते हैं काम। इवन जब हम अपना बनाएंगे ना ऑथेंटिकेशन फिल्टर JWT की हेल्प से, तो भी हम ऑथेंटिकेशन मैनेजर को भी डेलीगेट कर रहे होंगे लॉगिन की रिक्वेस्ट। तो ये क्या करता है, इसके पास बहुत सारे प्रोवाइडर होते हैं। तो जरा देखते हैं कैसे काम करता है। तो इसके लिए ऑथेंटिकेशन मैनेजर को खोलते हैं, जो कि यहाँ पर पक्की बात है, ये देखो ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंजेक्ट किया ही जा रहा है। तो इसके अंदर जाते हैं। दिस इज़ नथिंग बट एन इंटरफेस, जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड है ऑथेंटिकेट का। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट लेता है। ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर आपका बेसिकली यूज़र की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि मतलब यूज़र का ईमेल आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, क्रेडेंशियल क्या है, राइट। आई मीन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल यूज़र की यहाँ पर होती है। और ऑथेंटिकेट मेथड जो है वो देखो यहाँ पर प्रोवाइडर मैनेजर ने इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो ये जो प्रोवाइडर मैनेजर ऑथेंटिकेशन मैनेजर है, यही वो इंप्लीमेंटेशन है ऑथेंटिकेशन मैनेजर की, जो कि स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये ऑथेंटिकेट मेथड को कॉल किया जा रहा है। ये क्या करता है, ये इसके पास बहुत सारे डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं। देखो ऑथेंटिकेटर प्रोवाइडर की लिस्ट में जा रही है, फॉर लूप लगा रखा है इसने, सारे के सारे प्रोवाइडर्स में जाएगा। पहले पूछेगा क्या भाई तुम सपोर्ट करते हो क्या, क्योंकि जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इनके पास बस दो ही मेथड हैं। एक तो ये सपोर्ट करते हैं या नहीं करते ये बताते हैं, और दूसरा अगर ये सपोर्ट करते हैं तो इनके ऊपर ऑथेंटिकेट मेथड को कॉल कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर भाई तुम सपोर्ट करते हो तो ऑथेंटिकेट करने का ट्राई करो। अब अगर मान लो यहाँ पर हमने डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर पे आ गए हैं फॉर लूप के अंदर, तो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जो है वो हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर को सपोर्ट करता है। तो उस केस में वो बोलेगा ट्रू, यस आई सपोर्ट दिस, तो आई विल ट्राई टू ऑथेंटिकेट इट। अब ये जब ऑथेंटिकेट करने का ट्राई करेगा ना, तो अब जरा देखते हैं कि डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर कैसे इंप्लीमेंटेड है। तो ये जो प्रोवाइडर मैनेजर जो प्रोवाइडर्स हैं ना हमारे पास, वो भी इम्प्लीमेंटेड हैं अलग अलग जगहों पे। आप देखोगे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, तो ये भी इम्प्लीमेंटेड हैं अलग अलग जगहों पे लाइक दिस। और इसमें से हमारा एक ये है वेब सिक्योरिटी, राइट, एक है OIDC, इस तरीके से बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हैं। हम एक काम करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट यूज़र डिटेल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में जाते हैं, विच इज़ दिस वन। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर भी ऑथेंटिकेट मेथड है, राइट, ऑथेंटिकेट करने का ट्राई किया जा रहा है। यहाँ पर इसे यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन मिला। ठीक है, इसने इसके बेसिस पे चेक किया कि ये यूज़र जो है वो एक्चुअली में है कि नहीं है, राइट, यहाँ पर चेक किया गया। और अगर इसे मिलता है कि यस यही वो यूज़र है, तो उसके बाद ये उस यूज़र के ऑथेंटिकेशन को अपडेट कर देगा और आगे भेज देगा कि यस दिस यूज़र हैज़ नाउ बीन ऑथेंटिकेटेड। इसको ये चेक करने के लिए यूज़र डिटेल सर्विस का भी यूज़ लेता है। ठीक है, ये देखो यूज़र डिटेल सर्विस भी कहीं ना कहीं होगी जिसका ये यूज़ लेता है जस्ट टू चेक यूज़र इन्फॉर्मेशन। तो यूज़र डिटेल चेकर, और ये चेक मेथड है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मुझे समझ में आ रहा है, आपको भी दिख रहा हो कि यार ये तो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन अगर आप कोड में ठीक से अंदर घुसोगे ना, तो आपको दिखेगा कि हाँ दिस इज़ समवेयर यूजिंग दिस यूज़र डिटेल। तो गेट यूज़र फ्रॉम कैश, मे बी अगर कैश के अंदर यूज़र स्टोर है तो वो कर लो, अदरवाइज यूज़र कभी ना कभी इसको मिल ही जाता है, राइट। डिटरमिन यूज़र नेम ऐसे करके मिल गया। और अगर यूज़र मिल गया इसे फाइनली, और इसे लगा कि हाँ यूज़र का जो पासवर्ड है और मेरा जो यहाँ से पासवर्ड आ रहा है लॉगिन फॉर्म के अंदर, वो पासवर्ड मैच कर गए, हाँ ठीक है, पासवर्ड, इसके लिए पासवर्ड इनकोडर का भी यूज़ करता है ये। तो उसके बाद ये क्रिएट सक्सेस ऑथेंटिकेशन करेगा, एक सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन बना देगा कि हाँ भाई दिस यूज़र इज़ सेट, ये यूज़र एकदम परफेक्ट यूज़र है, और उस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा ऑथेंटिकेशन मैनेजर के थ्रू। तो यही काम होता है। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जो है वो वन ऑफ दी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास जाता है, जो कि यूज़र डिटेल सर्विस से डेटा लेकर आते हैं यूज़र का। अब ये जो यूज़र डिटेल सर्विस है अगेन ये भी अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंटेड हो सकती है। हो सकता है इन मेमोरी यूज़र डिटेल सर्विस हो, जो कि अभी हमने देखा, या फिर हो सकता है
आपकी खुद की इंप्लीमेंटेशन हो, और ये यूजुअली आप खुद की इंप्लीमेंटेशन करते ही हो, ठीक है। आप नहीं चाहते यूज़र का डेटा जो है वो इन मेमोरी पड़ा हो, आप यूज़र का डेटा कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर करोगे। तो उस केस में रिपोजिटरी के थ्रू आपका डेटा होके आएगा, और उस केस में आपका डेटा जो है वो रिपोजिटरी के थ्रू आपको डेटाबेस से मिलेगा। और उसके बाद पासवर्ड इनकोडर भी यूज़ किया जाएगा टू चेक कि हाँ ये पासवर्ड मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर पासवर्ड मैच कर गए तो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जो है वो एक्चुअल ऑथेंटिकेशन रिटर्न कर देगा, ठीक है। और वही देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिटर्न दी ऑथेंटिकेटेड यूज़र। तो ये जो ऑथेंटिकेटेड प्रोवाइडर है रिटर्न्स दी ऑथेंटिकेटेड यूज़र बैक टू दी ऑथेंटिकेशन मैनेजर विच रिटर्न्स इट फर्दर टू द फिल्टर चेन। इन सपोज करो अगर इस वाले फिल्टर में थे तो इसको रिटर्न कर दिया जाएगा, और ये फिल्टर बोलेगा हाँ भाई अब इसको जो भी करना है। अगर इसको लगता है कि मुझे आगे फिल्टर में बढ़ना है तो ये बढ़ेगा, अदरवाइज ये बोल देगा नहीं मेरे को यहीं पर सक्सेस मार्क करना है और मुझे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर के अंदर डेटा को अपडेट कर देना है, ठीक है। तो ये वो यहाँ पे काम हो जाएगा। तो ये जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर को अपडेट करने का काम होता है, ये काम होता है हमारी सिक्योरिटी फिल्टर चेन का, ठीक है, वन ऑफ द फिल्टर इन दिस चेन। और उसके बाद जो बाकी जो फर्दर फिल्टर्स हैं ये बस डू फिल्टर करके आगे बढ़ाते रहेंगे कि ठीक है हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है, यूज़र ऑलरेडी ऑथेंटिकेट हो चुका है, तो हमें बस फिल्टर में आगे बढ़ना है। और उसके बाद जो रिक्वेस्ट है फाइनली वो कंट्रोलर लेवल तक पहुंचती है, ठीक है। तो इतनी सारे लेयर्स के थ्रू होके जाना पड़ता है बिफोर दैट रिक्वेस्ट कैन फाइनली गो टू द कंट्रोलर लेयर। और फिर हम इसी वजह से चेक कर पाते हैं अलग अलग तरीके से। आपको अगर लग रहा हो ना भैया कि ये इतने सारे इंप्लीमेंटेशन क्यों हैं, एक तो इतने सारे फ़िल्टर, उसके बाद हर एक फ़िल्टर के अंदर इतने सारे प्रोवाइडर, और फिर हर एक प्रोवाइडर के अंदर इतने सारे डिफरेंट टाइप की यूज़र डिटेल सर्विस। तो हाँ भाई ज़रूरी है, क्योंकि इनको बनाना था सिस्टम, स्प्रिंग सिक्योरिटी को बनाना था ऐसा कि ये एक्सटेंड हो सके, इसमें अलग अलग टाइप की इंप्लीमेंटेशन अपने आप डल सके बिना किसी हिकअप्स के। इन्हें चाहिए था फ्यूचर प्रूफ सिस्टम, तो इसी वजह से इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स भी आते हैं। लेकिन जब इन कंपोनेंट को आप अच्छे से समझ लेते हो, इनको अच्छे से मास्टर कर लेते हो, तो आप अपने खुद के भी कंपोनेंट इसके अंदर कस्टम कंपोनेंट डाल सकते हो, और वो भी अपने आप ही सीमलेसली काम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को स्प्रिंग सिक्योरिटी का इंटरनल यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, आगे आने वाली क्लासेस के अंदर इनको हम थोड़ा और इंप्लीमेंट कर रहे होंगे अपने खुद के इंप्लीमेंटेशन के साथ, और उनको फिर ऐड कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपकी नॉलेज और इंप्रूव होगी। तो डेफिनेटली अगली वीडियो देखना जिसके अंदर हम खुद का सिक्योरिटी फिल्टर ऐड कर रहे होंगे, और उसके बाद आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे चीज़ें और ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है। कैसे आप कॉन्टेक्स्ट होल्डर को अपडेट करते हो, कैसे फिल्टर चेन के अंदर फिल्टर मेथड जो होता है वो कैसे काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्साइटिंग कंसेप्ट्स हैं जो कि मुझे तो बहुत मज़ा आता है पढ़ाते टाइम। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आता हो पढ़ते टाइम। तो इसी के साथ ही अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब अगर नहीं हो तो, और अगर और भी चीज़ें आपको पढ़ने स्प्रिंग सिक्योरिटी के बारे में तो आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।